हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा सोशियोलॉजी का क्लास है, इसमें हम लोग यूनिट 2 के सेक्शन 4 में रिसर्च मेथोडोलॉजी को हम लोग देखेंगे, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पलिंग, जिसे हिंदी में निदर्शन बोला जाता है। ये जो टॉपिक है ये न्यूली ऐड हुआ है सोशियोलॉजी के सिलेबस में, 2019 से इसे ऐड किया गया है, क्योंकि अभी करंट में देखा जा रहा है कि इससे रिलेटेड ही थ्योरीज जो हैं वो हमारे सोसाइटी के अंदर चल रही हैं। इसलिए आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखें, और अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास को लेट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सैम्पलिंग, जिसे कि बोला जाता है निदर्शन, ठीक है। और ये जो टॉपिक है हम लोग देखते हैं ना, कोई भी चीज़ का हम लोग सैंपल यूज़ करते हैं। सैंपल यूज़ करने का मतलब हुआ कि आप स्कूल में देखिएगा कि ऐसे बहुत सारे ब्रोकर आते हैं कि जो कि मैट्रिक का जो क्वेश्चन बैंक का है वो बुक लेकर आते हैं, बोलते देखिए ये वाला बुक आप लोग स्टूडेंट को पढ़ाइए, ये बुक अच्छा है, इसमें मटेरियल अच्छा है। तो टीचर को क्या करते हैं, वो एक दो सैंपल दे के जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो सैंपल देख के टीचर अंदाज़ा लगा लेता है कि हाँ ये बुक अच्छा है, इसका मतलब हम लोग स्टूडेंट को इस बुक को दे सकते हैं, ये पढ़ सकता है, स्टूडेंट इसको ले सकता है। तो यही है निदर्शन, जो कि हमारा जो इसको सोसाइटी में हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसको एक विकल्प के रूप में यूज़ करते हैं। हम लोग थोड़ा सा जो जनसंख्या का भाग है उसको लेकर हम लोग पूरी जनसंख्या का वर्णन देखते हैं। तो किस प्रकार से देखते हैं कि देखिए, सैम्पलिंग जो है इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला तो हो गया आपका प्रोबेबिलिटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है संभाविता, और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसे कि असंभाविता बोला जाता है। सैम्पलिंग क्या है, तो ये जनसंख्या का थोड़ा भाग होता है, ये समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, तो ये समग्र का प्रतिनिधि है। पूरा हम लोग नहीं देखेंगे, बल्कि थोड़ा सा ही इसका जो रूप है हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं सैम्पलिंग के अंतर्गत। जैसे कि सैम्पलिंग में हम लोग क्या होता है कि जो हम लोग एक बिंदु को लेते हैं, जिसको सैंपल के रूप में लेते हैं, ये क्या हमको करता है कि है समाज में हमको दिखाता है कि सभी को जो है समान चुने जाने का हक है। तो 100 में से 10 भाग को हम लोग लिए, फिर किसी को कुछ और सैंपल के रूप में लिए। तो जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी है, इसे फिर पार्ट्स में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी के भागों को देखेंगे कि क्या बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी का भाग। तो सबसे पहला हो गया रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत क्या हो जाएगा, हम लोग रैंडमली जो है वो क्या करेंगे, कोई चीज़ को चुनेंगे, कोई विकल्प को चुनेंगे। इसके लिए हम जैसे लॉटरी को ले सकते हैं। लॉटरी क्या होता है कि सबका नाम दिया रहेगा, लॉटरी में एक एक करके आते हैं, सबको चुनते हैं। फिर हम लोग डिबेट के माध्यम से चुन सकते हैं, जनसंख्या का पता ऐसे लगाया जा सकता है। फिर हम लोग इसको डिबेट हो गया, लॉटरी हो गया, उसके बाद ग्रेड के माध्यम से हम लोग जैसे स्टूडेंट्स हो गए क्लास में, तो सबको तो आप एक से समान नहीं रह सकते, ग्रेड के माध्यम से पता लग सकता है कि कौन A+ है, कौन A है। तो ये हो गया रैंडमली सैम्पलिंग। सेकंड हो गया सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से जो हम लोग चुनते हैं, जो बराबर का भागीदारी बनाते हैं, उसे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहा जाता है। इसके सिस्टमेटिक के अंतर्गत ऐसा हो सकता है कि आपको अगर क्लास के स्टूडेंट को चुनना है तो आप क्या कीजिएगा, जो रोल नंबर 1 है उसको आप पहले ले लिए, रोल नंबर फिर 3 को आप ले लिए, फिर 5 को ले लिए, फिर 7 को ले लिए। तो इस प्रकार से जो हम लोग चुनेंगे वो हो जाएगा रैंडमली सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंतर्गत। फिर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंतर्गत क्या हो जाएगा कि हम लोग एक स्ट्रेटा बनाते हैं। स्ट्रेटा बनाने का तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे हम इसको फिगर के माध्यम से देखेंगे, ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का उदाहरण है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल पॉपुलेशन, यानी पूरी जो जनसंख्या है सोसाइटी के, इसके
तो इसको हम लोग पूरा पॉपुलेशन का क्या करेंगे, सबको जाकर हम लोग एक साथ जांच करते हैं, नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग किस तौर पर क्या करते हैं, तो एज ग्रुप में करेंगे। कुछ एक एज वर्ग के लोगों का करते हैं कि हाँ 20 से 40 तक का हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद फिर 40 से 60 का देखेंगे। तो इस प्रकार से करके हम लोग एज ग्रुप बना दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, जेंडर ग्रुप में बताएंगे, जैसे कौन फीमेल वर्ग के हैं, कोई मेल वर्ग के हैं, इस आधार पर हम लोग पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे। फिर एडुकेशन के आधार पर करेंगे कि महिलाओं की जो साक्षरता दर कितनी है या फिर पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, इस हिसाब से हम लोग टोटल पॉपुलेशन को देखेंगे। तो ये पॉपुलेशन का सिर्फ एक भाग है। जैसे क्या हो गया कि एज ग्रुप में हम लोग ले लिए, एज ग्रुप से जो हम लोग को डाटा मिला, जेंडर बेसिस से जो हमको डाटा मिला, या एडुकेशन से हम लोग को जो डाटा मिला, उसके आधार पर हम लोग पूरे टोटल पॉपुलेशन का हम लोग वर्णन कर लिए। ये पूरे पॉपुलेशन को एक भाग के रूप में हम लोग ले रहे हैं, एक एज का भाग लिए हैं, एक जेंडर का भाग लिए, एडुकेशन का भाग लिए हैं। और अब फिर हम लोग देखते हैं कि क्लस्टर के आधार पर, क्लस्टर के आधार पर क्या होता है, क्लस्टर किसको कहा जाता है कि जैसे देखिए आपका कोई एक ग्रुप बनाया गया कि इस एज ग्रुप वाले के लोग को एक जगह पे रखा जाएगा और उस एज ग्रुप वाले के लोग को एक जगह पे लगाए। यानी इस क्लस्टर में क्या होता है कि छोटी छोटी जो इकाइयाँ होती है उसको सैंपल लेकर बड़ा करके जो बनता है वो क्लस्टर बन जाता है। तो इसमें भी हम लोग एज बेसिस पे आ जाएंगे, इसमें भी जेंडर बेसिस पे आ जाएंगे, इसमें भी एडुकेशन बेसिस पे आकर हम लोग पूरा क्लस्टर का हम लोग जो निकालेंगे। मतलब एक अकेला जो है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक क्लस्टर जो है वो फिर दूसरे क्लस्टर से अलग हो सकता है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये हेक्टोजेनियस अंदर से होगा और होमोजेनियस बाहर से होगा, और जो टोटल पॉपुलेशन है वो हेक्टोजेनियस बाहर से होगा और होमोजेनियस अंदर से हो गया। तो ये तो हो गया कि प्रोबेबिलिटी, संभाविता के अंतर्गत। अब हम लोग देख लेते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग मिटा लेते हैं, इसका जो डाटा है उसको देख लेते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी के पार्ट्स को हम लोग देखेंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी के कौन कौन से भाग हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी जो है ये क्या है कि इसमें सभी इकाइयों को समान अवसर नहीं होता है चूज होने का। इसमें जो रिसर्चर हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंगली जो है वो चूज करते हैं। तो इसके अगर भागों के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला आ जाएगा कन्वेंस सैंपलिंग। आप लोग इसको नोट डाउन भी साथ ही साथ करते जाए, क्योंकि खुद का बनाया हुआ जो नोट है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप लोग उसको फिर बाद में देख सकते हैं। तो ये आ गया क्या, इसका सबसे ये नॉन प्रोबेबिलिटी का, हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में देख रहे हैं। तो कन्वेंस सैंपलिंग। अब है कि कन्वेंस सैंपलिंग किसे कहा जाता है। तो जब हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी चीज़ को चूज करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, कन्वेंस सैंपलिंग के अंतर्गत। हम अपनी सुविधा के अनुसार देख रहे हैं, ठीक है, जो हमें सही लगेगा। कि जैसे कि मान लीजिए कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं, अगर आपको आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में आपको देखना है तो आप अपने घर के अगल बगल में जो महिलाएं हैं या जो आदिवासी परिवार, आप वहीं पे जाकर अपना रिसर्च कर लिए। आप तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम कहीं दूसरे जगह जाकर रिसर्च करेंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार उस परिवार में जाकर रिसर्च कर लिए, उसकी जनसंख्या के संदर्भ में, उसकी संस्कृति के संदर्भ में जब देखेंगे तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, कन्वेंस सैंपलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। सेकेंड हो गया क्वाटा सैंपलिंग। क्वार्टर सैंपलिंग के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग परसेंटेज को देखते हैं कि परसेंटेज कितना होना चाहिए। जैसे क्लास में बॉयज़ का परसेंट कितना है, गर्ल्स का परसेंट कितना है, या किसी एक गांव में कितने परसेंट है, महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो ये जो हम लोग प्रतिशत के हिसाब से जो निकालते हैं तो वो क्वार्टर सैंपलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। सी हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट है, वो है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग
ये जो पार्ट है इसके अंतर्गत हम लोग को क्या होता है, कुछ भी जानकारी नहीं होती, कुछ भी पता नहीं होता है कि हम कैसे पता करेंगे। क्योंकि देखिए सोसाइटी में ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो कि छुपी हुई है, तो उन चीज़ों को जब हम लोग को जागृत करना, हम लोग को जानना है तो हम कैसे करेंगे। तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि देखिए सोसाइटी में एड्स है, तो एड्स के जो रोगी हैं उसको अब कैसे पता चले, कोई तो आपको आकर बताएगा नहीं कि मुझे एड्स हुआ है। तो अगर आपके की जानकारी के अंतर्गत आपको लगे कि हाँ इस व्यक्ति को एड्स है, तो आप उसी व्यक्ति को ही बोलिएगा कि आप जाइए सोसाइटी में जाके देखिए कि इस प्रकार को कोई और व्यक्ति है कि नहीं। या फिर जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, तो कौन कौन अपराधी प्रवृत्ति का है तो वो तो जानेगा नहीं, तो उसी टाइप के लोग को जिसको आप हल्का फुल्का जानते हैं कि हाँ ये अपराधी प्रवृत्ति का है, उसको ही आप दे दिए, बोल दिए, काम सौंप दिए कि आप जाइए और इस समाज के अंतर्गत जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका आप डाटा कलेक्ट करके लेकर आइए, क्योंकि आपको तो कुछ पता है नहीं। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, स्नोबॉल सैंपलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें आपको कुछ भी पता नहीं रहता है। फिर फोर्थ नंबर है पर्पोसिव सैंपलिंग। पर्पोसिव सैंपलिंग, जिसे कि जजमेंटल सैंपलिंग भी बोला जाता है। इसमें अपना उद्देश्य की पूर्ति जो है वो जो रिसर्चर है खुद करता है। इसके अंतर्गत वो अपने आसपास के इलाके का अध्ययन करेगा, अपने सुविधा अनुसार जो अध्ययन करेगा वो पर्पोसिव सैंपलिंग, यानी कन्वेंस पर्पोसिव एक ही प्रकार का हो गया। तो ये हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी के पार्ट्स। और प्रोबेबिलिटी के कौन कौन से पार्ट्स हो गए, तो टोटल हम लोग पॉपुलेशन के माध्यम से, क्लस्टर पॉपुलेशन के माध्यम से जो हम लोग निर्दर्शन करेंगे, जो सैंपलिंग करेंगे वो। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तथा मेरे चैनल पर रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।